हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च प्रॉब्लम। पिछली वीडियो में हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा और आज हम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में शोध करना चाहता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो वो किस चीज़ के बारे में करेगा? तो वो जिस चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करेगा उसे ही रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, उसे ही शोध की समस्या कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ समस्या होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी तो वो रिसर्च कर पाएगा। तो वो जो समस्या होती है जिस पर व्यक्ति रिसर्च करता है उसे ही रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी डेफिनेशंस में क्या बताया है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाउनसेंड ने क्या बताया है। टाउनसेंड कहते हैं कि समस्या एक ऐसा प्रश्न है जिसका तात्कालिक उत्तर उपलब्ध ना हो। अर्थात समस्या वो होती है जिसका उत्तर उपलब्ध ना हो, जिसके हमें ये ना पता हो कि इस समस्या का क्या समाधान है। वहाँ से क्या होती है, एक समस्या जन्म लेती है, वहाँ से एक समस्या उत्पन्न होती है। अगला हम देखते हैं, मैकग्यूगन कहते हैं कि समस्या एक ऐसा प्रश्न है जो ये बताता है कि हमारे नॉलेज में गैप है, अर्थात गैप इन नॉलेज। जब हमारे ज्ञान में रिक्ति होती है तो वहाँ से समस्या का जन्म होता है। एक और साइकोलॉजिस्ट है कर्लिंगर, जो कि रिसर्च की फील्ड में जिनकी बातें, जिनकी डेफिनेशंस काफ़ी मायने रखती हैं। वो कहते हैं समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जो ये बताता है कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह का संबंध है। दो वेरिएबल्स में या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स में जिसमें वो स्टडी करना चाहता है व्यक्ति, उन वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह का संबंध है, ये हमें क्या बताता है? समस्या हमें ये बताती है कि उन वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का संबंध है। तो इन डेफिनेशंस को देखने से हमें ये तो पता चल गया कि रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है। अब एक और बात जो हम बताना चाहती हूँ मैं कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है ये किसी भी रिसर्च का पहला स्टेप होता है, पहला चरण होता है। सबसे पहले रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होती है? समस्या से। जब हमारे पास समस्या होगी तभी हम रिसर्च करने के बारे में सोचेंगे, उसी समस्या के ऊपर ही रिसर्च की जाती है। इसलिए क्या होता है? पहला चरण होता है। अब हम ये देखते हैं कि समस्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए। समस्या का उद्देश्य होना चाहिए कि समस्या ऐसी हो जिसे इजीली सॉल्व किया जा सके, और दूसरी चीज़ जो कि उपयोगी हो, जो उपलब्ध हो और उपयोगी है। उपलब्धता का क्या मीनिंग है कि समस्या ऐसी हो जिसे आसानी से सॉल्व किया जा सके। ऐसा ना हो कि हमने एक ऐसी समस्या चुन ली जिसे कि हम आसानी से सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो समस्या हमेशा ऐसी, समस्या का उद्देश्य हमेशा ऐसा होना चाहिए या ऐसी समस्या सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि आसानी से सॉल्व की जा सके। और दूसरी समस्या का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिसे जो उपयोगी हो। किसके लिए उपयोगी हो? जो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या पूरी मानव जाति के लिए उपयोगी हो। अगर ऐसी समस्या है तो उसे एक वैज्ञानिक समस्या कहा जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो समस्या होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, कुछ विशेषताएं भी होती हैं। हम उन्हें कोई भी, जब हम रिसर्च की प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं उससे पहले हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना है, जिससे ईजिली हम अपने रिसर्च को कर सकें और उसका हम रिज़ल्ट बता सकें। तो इसकी जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। रिसर्च प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए? एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट के फॉर्म में होनी चाहिए, प्रश्नवाचक कथन के रूप में होनी चाहिए। जैसे कि कैंसर क्यों होता है या धूम्रपान करने से कैंसर होता है, इस तरह का जो प्रश्नवाचक कथन है वो समस्या के लिए वो कथन सबसे सूटेबल होता है और सही होता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि स्टेटिंग रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स, जो हमने अभी कर्लिंगर के डेफिनेशन में भी बताया कि समस्या किस तरह की होनी चाहिए, जो ये बताए कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का संबंध है, किस तरह की रिलेशनशिप है। वो समस्या उपयुक्त समस्या या वैज्ञानिक समस्या कही जाती है। तो समस्या इस तरह की होनी चाहिए। जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये बताती है कि क्लियरिटी एंड अनएम्बिग्विटी। जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, उनमें एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, अनएम्बिग्विटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो असंदिग्ध हो कि एक हमने समस्या लिखी, हमने एक समस्या सेलेक्ट की, उसी समस्या का कोई एक व्यक्ति दूसरा मीनिंग निकाल रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा मीनिंग निकाल रहा है। अर्थात वो दो ही अर्थी नहीं होनी चाहिए, एक ही अर्थ निकलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उस समस्या को देखेगा तो एक सेम मीनिंग ही निकाल सके। समस्या हमेशा ऐसी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि सॉल्वेबल होनी चाहिए।
समस्या हमेशा ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जिसे आसानी से सॉल्व किया जा सके। ऐसी समस्या नहीं लेनी चाहिए कि जिसे सॉल्व करना आसान ना हो या एक तरह से कहें कि पॉसिबल ही ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये समस्या लेते हैं कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, तो इसे तो सॉल्व करना आसान है कि धूम्रपान करने से बॉडी पे किस किस तरह के इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है शरीर में कि कैंसर का रूप ले लेती है, ये तो सॉल्व करना पॉसिबल है, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम ये समस्या लेते हैं कि आत्मा अमर होती है, ये क्या पुनर्जन्म होता है, क्या आत्मा अमर होती है, अगर इस तरह की हम समस्या लेंगे तो इन्हें सॉल्व करना इजी नहीं है, तो हमें इस तरह की समस्या नहीं लेनी चाहिए, नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। अगली जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है कि एम्पिरिकल टेस्टिबिलिटी। समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसे एम्पिरिकली टेस्ट किया जा सके। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या परिणाम के ज्ञान से परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है, परफॉर्मेंस उन्नत होता है, श्रेष्ठ होता है। कि जब हमें किसी चीज़ का परिणाम पता होगा कि हाँ इस चीज़ का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो परफॉर्मेंस से इंक्रीमेंट क्या होगा, हाँ या ना। मतलब जिस चीज़ का समाधान या जिस चीज़ का रिजल्ट हाँ या ना में बताया जा सके, ऐसा पॉसिबल हो, तो वो समस्या क्या कहा जाएगी, एम्पिरिकली टेस्टेबल कही जाएगी। हम आसानी से ये बता सकते हैं कि हाँ जब परिणाम का ज्ञान होगा तो परफॉर्मेंस उन्नत होगा, श्रेष्ठ होगा, या अगर परिणाम के ज्ञान से उन्नत नहीं होगा या श्रेष्ठ नहीं होगा तो हाँ या नहीं में इजीली आंसर दिया जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं कि एम्पिरिकली टेस्टेबल होगी प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डेफिनिट नेचर। प्रॉब्लम हमेशा एक डेफिनिट नेचर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक बहुत ही ब्रॉड लेवल की प्रॉब्लम ले लें जिसे सॉल्व करना हमारे लिए उस समस्या को समेटना ही आसान ना रह जाए उस रिसर्च को। तो हमेशा ऐसा लेना चाहिए प्रॉब्लम जो कि डेफिनेट नेचर की हो, एक फिक्स उसका नेचर हो, एक लिमिटेड सीमा तक हम जिसमें जा सकें, आगे बढ़ सकें। जैसे फॉर एग्जांपल कि कैंसर क्यों होता है। अब कैंसर क्यों होता है ये एक ब्रॉड लेवल की प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, और भी बहुत सारे रीज़न है, ये करने से कैंसर होता है, वो खाने से कैंसर होता है, इस जगह पे जाने से कैंसर होता है, इस तरह की एयर लेने पे कैंसर होता है। ये बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं कैंसर के। तो ये बहुत ही ब्रॉड लेवल की प्रॉब्लम है। लेकिन एक जो डेफिनिट प्रॉब्लम होगी वो ये हो सकती है कि क्या धूम्रपान करने से कैंसर होता है। मतलब एक लिमिटेड दायरे में हम स्टडी कर रहे हैं कि हाँ धूम्रपान एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या होता है ऐसा, हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो हमेशा हमें समस्या एक डेफिनिट नेचर की सेलेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कि कन्वर्टेबल इनटू हाइपोथेसिस। समस्या ऐसी लेनी चाहिए या ऐसी वैज्ञानिक समस्या कही जाती है जो कि हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना जिसको पॉसिबल हो, कि जो भी हमने लिया कि क्या धूम्रपान करने से कैंसर होता है तो उसका आंसर बताया जा सके कि हाँ धूम्रपान करने से कैंसर होता है या धूम्रपान करने से कैंसर नहीं होता है, या देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर। नल हाइपोथेसिस में इस तरह से बताया जा सके, हाइपोथेसिस बनाई जा सके। तो हमेशा समस्या ऐसी सेलेक्ट करना चाहिए। अभी जो हाइपोथेसिस है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली कि एक क्वेश्चन होगा जिसमें दिया होता है कि समस्या का सिलेक्शन करना, हाइपोथेसिस बनाना, डेटा कलेक्शन करना, डेटा एनालिसिस करना, इस तरह से 4-5 पॉइंट्स दिए होते हैं। उनको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। जब हमें ये पता चल गया कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है वो किसी भी शोध कार्य का पहला चरण होती है, पहला स्टेप होती है, तो फिर हम आसानी से उसको सीक्वेंस में अरेंज कर पाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेनली इसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम कैसा होना चाहिए, कि स्टेटमेंट के फॉर्म में होना चाहिए या क्वेश्चन के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमें पता ही है कि जब हमने पढ़ लिया तो हमें पता ही चल गया कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में होना चाहिए। और हाइपोथेसिस कैसी होती है, स्टेटमेंट के फॉर्म में। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आ जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम हाइपोथेसिस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।